वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम आपकी 10वीं कक्षा का 15वां पाठ, जिसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आपका 3 क्वेश्चन बच्चों हमने कर लिए थे। 4th क्वेश्चन है, पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अपढ़ और गंवार होने का सबूत है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो कुतर्कवादियों ने कहा, ये कुतर्क दिया कि पुराने समय में स्त्रियां प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी, इसलिए वो अपढ़ थीं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसका जवाब देते हुए कहा है कि पुराने ज़माने की स्त्रियों द्वारा प्राकृत में बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि बोलचाल की भाषा प्राकृत ही थी। उस वक्त बोलचाल की भाषा प्राकृत थी, आम साधारण जनता की भाषा प्राकृत थी। संस्कृत साहित्यिक भाषा थी, साहित्य संस्कृत में रचा जाता था, पर इसका मतलब ये कदापि नहीं था कि प्राकृत जो है वो अपढ़ लोगों की भाषा थी। तो जिसे सुशिक्षितों द्वारा भी बोला जाता था और आम साधारण जनता द्वारा भी बोला जाता था। जिस तरह आज हिंदी जन साधारण की भाषा है, यदि हिंदी बोलना और पढ़ना अपढ़ और अशिक्षित होने का प्रमाण है, तो उस समय की प्राकृत भाषा बोलने वाले भी अनपढ़ या गंवार हो सकते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं कि आज जो लोग हिंदी बोलते हैं वो अनपढ़ और गंवार हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक प्रभावशाली भाषा है और इंग्लिश बोलने वाले को ही जो है व्यक्ति को अगर हम पढ़ा लिखा माने, तो हो सकता है आज का हिंदी पढ़ने वाला अनपढ़ और गंवार हो। अगर हम ये मानने को तैयार हैं कि आज का हिंदी बोलने वाला या पहाड़ी भाषा बोलने वाला अनपढ़ और गंवार है, तो हो सकता है उस वक्त की प्राकृत भाषा भी अनपढ़ों की भाषा हो, पर ऐसा नहीं है। आज हिंदी या पहाड़ी भाषा का प्रयोग करने वाले लोग पढ़े लिखे हैं। हाँ, अंग्रेज़ी भाषा का अपना महत्व है, पर ये नहीं कहा जा सकता कि हिंदी और पहाड़ी जो बोलचाल की भाषा है उसको बोलने वाले अनपढ़ और गंवार है। तो उसी तरह उस वक्त की संस्कृत साहित्यिक भाषा है, किंतु प्राकृत आम जन भाषा थी, इसलिए उसे बोलने वाले अनपढ़ नहीं हो सकते। तो इसका एकमात्र कारण यही है कि प्राकृत उस समय की सर्वसाधारण की भाषा थी, अतः उस समय की स्त्रियों का प्राकृत भाषा बोलना उनके अपढ़ होने का सबूत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाता है जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाते हों। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो हमारी बहुत सारी ऐसी परंपराएं रही हैं जिन्हें हमारे किसी समय पर हमारे बुजुर्ग उनको मानते थे, उनको सम्मान देते थे, पर धीरे धीरे समय के साथ वो बदलती गई। जैसे आप सती प्रथा ले लीजिए या बाल विवाह प्रथा ले लीजिए, तो कुछ ऐसी प्रथाएं थी जो स्त्री पुरुषों की असमानता का द्योतक थी, तो उनको धीरे धीरे समाज ने नकार दिया। तो कहता है कि परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार करना चाहिए जो स्त्री पुरुषों को समानता को बढ़ाते हैं, क्योंकि किसी परिवार को या किसी समाज को या किसी देश को चलाने के लिए स्त्री और पुरुषों का समान सहयोग रहता है। तो उसके लिए तर्क क्या है कि परंपराएं मानव जीवन को सुंदर व सुखमय बनाने के लिए होती हैं। जो भी हमारी परंपराएं, हम कोई भी हमारे रिचुअल्स हैं, वो इसलिए होती हैं कि मानव जीवन को सुंदर बनाया जाए, उसे कष्टदायी या दुखदायी बनाया जाए, इसलिए परंपराएं नहीं होती। तो प्रकृति ने मानव को स्त्री और पुरुष 2 वर्गों में विभाजित किया है। मनुष्य 2 वर्गों में है, स्त्री है, पुरुष है। तो सृष्टि में दोनों की ही समान भागीदारी है। सिर्फ पुरुष समाज को नहीं चला सकते और ना ही स्त्रियां समाज को चला सकती हैं, दोनों मिलकर समाज को चला सकते हैं। तो प्रकृति की ओर से कोई भेदभाव नहीं किया गया है। स्त्री हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही है और स्त्री पुरुष परस्पर मिलकर ही परिवार और समाज और देश को बेहतर बना सकते हैं। इस कारण दोनों का प्रत्येक क्षेत्र में समान योगदान होता है। जहाँ तक परंपरा का प्रश्न है, तो परंपराओं का स्वरूप पहले से बदल गया है, अतः परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री और पुरुष की समानता को बढ़ाते हैं। कई परंपराएं ऐसी थी जिसमें स्त्री को, जैसे पर्दा प्रथा थी, तो पर्दा प्रथा में स्त्रियां पर्दे में रहती थी, पुरुष बाहर काम करते थे, पर धीरे धीरे जब ये लगा कि नहीं, स्त्रियों में इतनी प्रतिभा है कि वो पुरुषों के कंधे के साथ कंधा मिलाकर देश की प्रगति में
सहयोग कर सकती हैं। तो धीरे धीरे पर्दा प्रथा ख़त्म हो गई और भी आप देखते हैं कई इस तरह की प्रथाएं थी जो धीरे धीरे समाज से निकलती गई और आज के समय में स्त्री और पुरुष को समान दर्जा दिया गया है। पहले बेटा पैदा पैदा होता था तो बहुत खुशियां मनाई जाती थी और बेटी पैदा होती थी तो उसे मार दिया जाता था, बहुत पहले की बात है। पर अब जो है ये कोई फर्क नहीं करता कि बेटा हुआ है कि बेटी हुई है, दोनों को समान प्रेम और समान सम्मान दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, ये स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है पहले की शिक्षा प्रणाली और आज की शिक्षा प्रणाली में बहुत परिवर्तन आया, जो आप भी महसूस करते हैं। तब की शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों की शिक्षा की ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, उसे उससे वंचित रखा जाता था। बहुत कम स्त्रियां पढ़ती थीं जो बहुत उच्च वर्ग की, उच्च परिवार की होती थी, और उनका शिक्षा का जो तरीका होता था वो भी कुछ अलग होता था। और पहले शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को गुरुकुल जाना ज़रूरी होता था। तो हो सकता है वो करके भी स्त्रियों को जो है वो गुरुकुल नहीं भेजा जाता था, क्योंकि माँ बाप से दूर भेजा जाता तो भी वो शिक्षा से वंचित रह जाती थी। परंतु आज जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय है, सबको समानता का अधिकार है, लड़के को भी लड़की को भी। और पहले शिक्षा एक वर्ग तक सीमित थी, ब्राह्मणों को शिक्षा का अधिकार था, क्षत्रिय जो है वो अपना तीर कमान वगैरह सीखते थे। मतलब इस तरह का जो विशेष वर्ग होता था या अमीर लोग होते थे या विशेष वर्ग के लोग होते थे उन्हें ही शिक्षा दी जाती थी। पर आज ऐसा कुछ नहीं है। आज किसी भी वर्ग का व्यक्ति जो है वो बच्चा शिक्षा ले सकता है और लेता है। तो आज की शिक्षा प्रणाली में एक तो स्त्री पुरुषों की शिक्षा में कोई अंतर नहीं है। जो शिक्षा पुरुष लेता है वही शिक्षा स्त्री लेती है। पुरुष भी HAS IAS बन रहा है, पायलट बन रहा है, स्त्रियां भी ये सारी पदवियां जो है वो हासिल कर रही हैं, क्योंकि दोनों की शिक्षा में कोई अंतर नहीं है। और अब तो सैनिक स्कूल के दरवाजे भी स्त्रियों के लिए खुल गए। पहले सैनिक स्कूल में लड़कियों की भर्ती नहीं होती थी, पर अब वो भी शुरू हो गई है। मतलब इतनी समानता जो है बच्चे और बच्चियों की पढ़ाई में आ चुकी है। और पहले जहाँ शिक्षा में जीवन मूल्यों की शिक्षा पर बल दिया जाता था कि जीवन के मूल्यों को बढ़ाने की बात की जाती थी शिक्षा में, पर आज जो है एक तो व्यावसायिक शिक्षा, तथा आपने देखा होगा कि आपके स्कूलों में कोई रिटेल आ गया है, कोई कंप्यूटर आ गया है जिसमें व्यावसायिक शिक्षाएं आपको दी जा रही हैं, और व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, जिससे कल आगे बढ़कर बच्चे जो है अपने रोजगार का चयन कर सकें। और गुरु परंपरा का जो एक चलन था वो लगभग समाप्त हो चला है, क्योंकि अब वो गुरुकुल नहीं रहे और वो गुरुकुल में रहने की प्रथा भी नहीं रही। अब विद्यालय होते हैं और बच्चे विद्यालय में आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं और सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त होती है। तो ये थे बच्चों आपके प्रश्न उत्तर। आशा है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब चैनल फॉर द मोर वीडियो। थैंक यू।